आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और मुदीर नवाए वक्त जनाब मजीद निज़ामी। उनसे करते हैं गुफ्तगू पाकिस्तान की सहाफ़त और सियासत पर। निज़ामी साहब खुश आमदीद आपको PTV में। शुक्रिया जी। आपकी सेहत अच्छी है? ठीक जी है, अल्लाह का शुक्र। आपको निस्फ सदी से ज़्यादा सहाफ़त में हो गया, एक अमली सहाफ़त में। इसमें क्या उतार चढ़ाव आए पाकिस्तान की सहाफ़त में? देखिए, मैं वैसे तो सारी उम्र मैंने सहाफ़त के अलावा कोई काम नहीं किया जी। बतौर तालिब इल्म भी मैं 52 से 56 तक अच्छा, जब स्टूडेंट थे आप? स्टूडेंट था मैं, BA और MA का। तो सर राय लिख रहा था मैं निज़ामी साहब की, हमीद निज़ामी साहब की इदारत। उसके बाद मैं लंदन चला गया। कोई 6 साल या 7 साल वहाँ रहा मैं। वहाँ नुमाए वक्त की नुमाइंदगी थी। अच्छा। 62 में निज़ामी साहब का माशाल्लाह के प्रेशर की वजह से, अयूब खां के माशाल्लाह बड़ा सख्त मार्शल था। जी, तो उनका अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे आगा शोरिश मरहूम ने फ़ोन किया और मैं बर वक्त पहुँच गया। आगा साहब की ख्वाहिश थी कि आप तशरीफ़ लाएं पाकिस्तान। तो अगले रोज़ मैंने नवाए वक्त टेक ओवर कर लिया, क्योंकि निज़ामी साहब एक रेजोल्यूशन के ज़रिए कंपनी के मुझे एडिटर भी मुकर्रर कर गए थे और मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा। चुनांचे 62 से लेकर अब तक मैं नवाए वक्त का मुदीर हूँ। दरमियान में 1 साल वक्फा एक ऐसा आया जिसे मैं कूडिटा कहता हूँ। वो जो नदाए मिल्लत का नदाए ज़माना। मिल्लत वाला दौर जो आया जी। तो 1 साल के बाद ही मुझे कहा गया कि आप वापस आ जाएं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं इस तरह अब नहीं आऊँगा, आप मुझे लिख के बताइए क्या चाहते हैं आप। चुनांचे उन्होंने रकम बताई। अच्छा। और कहा इतनी रकम आप अदा कर दें और नवाए वक्त का डिक्लेरेशन और पेशानी आपकी होगी। अच्छा। क्योंकि हमसे ये नहीं चल सकता। नवाए वक्त की एक ख़ास पॉलिसी है, उसके बगैर नवाए वक्त उसकी लीडरशिप को कबूल नहीं। वो क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी है, एक तो इंडिपेंडेंट हुकूमत का खा कितना दबाव हो हम उसे रद्द कर दें। इश्तहार बंद हो। उस ज़माने में न्यूज़ प्रिंट भी कोटा मिला करता था। जी हाँ, बड़ा कोटा नहीं मिलता था, ब्लैक में ख़रीदना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद आप जो बात कहना चाहते हैं वो आप ज़रूर लिखें और हुकूमत खा कितना मर्ज़ी प्रेशर डाले आप वो कबूल ना करें। तो आपने जहाँ तक पॉलिसी का कहा है, हम टू बी फ्रैंक एक इस्लामी जमहूरी फलाही ममलिकत चाहते हैं, अपनी सहाफ़त के ज़रिए। फौज अपनी सहाफ़त के ज़रिए। अच्छा। फौजी राज नहीं, फौज मस्ट है हमारे लिए भारत की वजह से, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन है और अज़ली दुश्मन है, रहेगा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। और कश्मीर को उन्होंने अपना अटूट अंग करार दे दिया। उनके आइन की रूह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, सारी इंडिया का हिस्सा है। तो पाकिस्तान के आइन में डिस्प्यूटेड है ये ज़रा बड़ी डेमोक्रेटिक अप्रोच है पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये मसला UN की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान में कोई दोस्ती, कोई ताल्लुकात बेमानी है। कायदे आज़म ने कश्मीर को पानी के हवाले से शाहरग करार दिया था, वो हमारी शाहरग पे काबिज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक वो हमारी शाहरग पे काबिज़ है
उनके साथ हमारा कोई तल्लुक वास्ता, आपकी सहाफत की ये बुनियाद है पाकिस्तान, ये बुनियाद है। और आप समझते हैं कि आप इस पे तसलसल से, कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं, और इसमें चल रहे, चाहे जो भी मुश्किलात आई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आपने बर्दाश्त की, कोई राजी हो या नाराज हो, हमारी ये पॉलिसी बिल्कुल, ज़बानी भी मैं ये बात करता हूँ और लिख के भी ये बात। अच्छा निज़ामी साहब, ये बड़ी आइडियलिज्म की सहाफत है जिसका आपने अभी इजहार किया। 50s, 60s, 70s, 80s तक तकरीबन ये थी, लेकिन आपका ये सफ़र, आपने अपनी सहाफत का जिक्र किया, आपके अलावा पाकिस्तान में कई लोगों ने सहाफत की, और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पाकिस्तान का सहाफती सफ़र है। तो इसमें क्या आप तकाबली देखते हैं जो है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर किस्म की सहाफत मौजूद है। मैंने अर्ज़ किया था कि मैं 6-7 साल लंदन में रहा हूँ, तो वहाँ मैंने बड़े बड़े अखबार देखे, विज़िट भी किया, उनका मुतालिया भी मुसलसल किया। लंदन टाइम था, गार्डियन था, गार्डियन बड़ा क्रेडिबल अखबार है। इसी तरह मिरर था, जिसे आप यानी जो मर्जी नाम दे लीजिए, लेकिन है उसका, उसकी सर्कुलेशन भी थी, कोई शक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी सहाफत उसी तरह है। सरमायादारों के पर्चे भी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पर्चे भी हैं, इंडिपेंडेंट जो अपने आप को कहते हैं वो भी हैं, लेकिन जितने इंडिपेंडेंट हैं वो मुझसे आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो पर्चे या जो अखबारात या जो सहाफ़ी पाकिस्तान के क़याम के वक्त अखबारात निकाले, उन्होंने चलाए, वो आज ख़त्म हो चुके हैं। और अल्लाह ताला के फजल व करम से सिर्फ नवाए वक्त वाहिद पर्चा है जो तसलसल से चल रहा है, और अब इसे 70 साल हो गए हैं। पहला पर्चा 23 मार्च 1940 को निकला था, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और ये 15 रोज़ा पर्चा था। 42 में ये वीकली हुआ, और 44 में कायद आज़म के हुक्म पे ये डेली हुआ। तो 44 से लेके अब तक ये अपना रोल जो है वो अदा कर रहा है, एक आज़ाद पर्चे के तौर पे, लेकिन एक पॉलिसी के साथ। कई लोग कहते थे कि पॉलिसी क्या होती है। मैं कहता हूँ कि पॉलिसी के बगैर अखबार जो है वो अखबार नहीं कहला सकता, वरना वो कारोबार होता है। अच्छा, आजकल जैसे बड़ा बूम है, आज पाकिस्तान में मीडिया एक बड़ा विजिबल चीज़ है सोसाइटी में, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आप नहीं समझते कि आप इस मुकाबले के रुझान में कहीं पीछे रह जाएंगे? नहीं, देखिए, हमने जैसा कि अभी आप खुद कह रहे थे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में भी आ चुके हैं जी। इसलिए जहाँ तक उसका ताल्लुक है, उस फील्ड में हम पहले से मौजूद हैं। लेकिन लोग कुछ कहें, मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक अखबार का ताल्लुक है, कारी जो है वो अखबार की ज़रूरत का कायल है। आज भी इलेक्ट्रॉनिक भी है, और आज से 40 साल 50 साल पहले भी था, और आइंदा भी रहेगा। यही हाल मैंने लंदन में देखा। उस वक्त सिर्फ BBC था, लेकिन जहाँ तक अखबारात का ताल्लुक है, मेरे चैनल का नाम वक्त जी। हम एक ख़बर जो अभी आई है वो लाइन चल गई है, लेकिन कारी जो है अखबार का, वो सुबह भी उसे तफसील के साथ देखना चाहता है, उसका पस मंज़र क्या था। अगर उस पर अदारिया आया है या कोई शजरा आया है या कोई कालम आया है तो वो भी पढ़ना चाहता है, उसका फॉलो अप देखना चाहता है, कमेंट्स क्या हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने फरमाया है कि मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल मेरा ख्याल है कि हरगिज़ तारीख नहीं है, महफूज है, रोशन है। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो लिखा हुआ जर्नलिज्म है वो विजुअल जर्नलिज्म से आज भी ताकतवर है। कहीं उसकी वजह ये तो नहीं है कि जो विजुअल जर्नलिज्म है, जो सुनने और देखने का जर्नलिज्म है, चूँकि वो एक
गैर पढ़ी लिखी क्लास भी देखती है, और जो पढ़ने वाला जर्नलिज्म है वो संजीदा लोगों का, इसलिए तो नहीं आप इस पर बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे भी और अनपढ़ जो हैं वो भी अखबार खरीद के सुनते हैं, पढ़वाते हैं। कि सिंध में बड़ा रुझान है ये, बिलखसूस देहात में, जी, कि ये क्या लिखा है। मतलब लिखे की कदर आज भी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन निज़ामी साहब, हमने देखा कि 90s में जब पहली गल्फ वार हुई तो उसी ज़माने में पाकिस्तान में भी CNN आया और ये सारा बूम आया जो वेस्टर्न मीडिया का। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मेरी अपनी नाकिस राय है, किसी ऑब्सेशन का शिकार तो नहीं है वेस्ट के? गो वो क्रिटिक भी है और अंदर से ऑब्सेस्ड भी है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, पंजाबी में जिसे कहते हैं, हेठली उत्ते करती। अच्छा, हाँ जी, कोई उसमें नहीं है, कोई रूल असूल नहीं है। हमारे जो माजरत के साथ जी फरमाएं, एंकर पर्सन जो हैं, जो उनके मुंह में आए वो अथॉरिटी बन के बैठे हैं, अथॉरिटी बन के कह देते हैं, खा उसकी अगले रोज़ तस्दीक हो या ना हो, लेकिन उनका एक सिक्का चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ सियासत का भी और सहाफ़त का भी। जो अरब मीडिया है उसके बारे में ये राय है कि 90 के बाद अरब मीडिया ने वेस्टर्न मीडिया को डिफीट किया, और आप उनके अल जज़ीरा के अलावा अगर अल मिनार और अल जरीदा और इस किस्म के सारे जो चैनल हैं, जो मिडल ईस्ट के चैनल हैं, लेबनान के, दुबई के, इजिप्ट के, उनके बारे में ये कहा जाता है, जो वेस्टर्न क्रिटिक हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के, कि अरब मीडिया ने डिफीट किया है वेस्टर्न मीडिया को। तो पाकिस्तान के मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरा मतलब है, उनको कोई तवज्जो नहीं है कि अपने पड़ोस में होने वाली मीडिया को देख लेता, या आपकी नज़र है अरब मीडिया पे? वो तो हकीकत ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वो या भारत को फॉलो कर रहा है। अच्छा, हमारा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, वो ये नहीं देखते कि हमारा क्या कल्चर है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए, भारतीय कल्चर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अब अमन की आशा को आप ले लीजिए, आप ये समझते हैं कि कश्मीर के बगैर अमन की आशा आप हासिल कर सकते? मुमकिन ही नहीं कश्मीर के बगैर जी। लेकिन उसके पीछे डॉलर है या जो भी है। अच्छा, तो मल्टीनेशनल के इंटरेस्ट तो नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीछे, जो ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा है पूरी दुनिया में? डेफिनेटली, और उसके पीछे अमेरिका भी है, भारत भी है, इसराइल भी है। अच्छा, ये मुश्तरका यानी पॉलिसी भी है और पैसा भी। मतलब एक नई मीडिया वार है, जो इनविजिबल हमारे मुखालिफ हैं वो इस सारी खेल के पीछे हैं आपकी नज़र में? आपका ये तजुर्बा है? बिल्कुल जी। अच्छा निज़ामी साहब, आपने शुरू में बड़ी एक अहम बात की कि आपका जर्नलिज्म एक नज़रिए रसूल से जुड़ा हुआ है, और मैं भी उसी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जहाँ उर्दू ठीक करने के लिए और सहाफ़त का मुताला करने के लिए चट्टान और नवाए वक्त का मुताला किया जाता था। आज ऐसी पोजीशन है नवाए वक्त की, आपके अखबार की और आपके जरायद की, कि आज भी घरों में इसका ऐसे ही नोटिस लिया जाता है? जहाँ तक नवाए वक्त का ताल्लुक़ है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि नवाए वक्त अभी तक एक मशरकी पाकिस्तानी इस्लामी अखबार है। अच्छा, मैं दीनी हवाले से बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन रखी है, लाइन ऑफ सहाफ़त की हद तक जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नवाए वक्त अब तक अपनी रवायात पे उसी तरह कायम है, और अल्लाह ताला के फजल करम से इसकी अशात या इसकी रीडरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता है, कमी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी तरक्की क्यों ना कर जाए, लेकिन इसकी अपनी बुनियाद है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ जी। अच्छा निज़ामी साहब, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और आपके बारे में शनाख्त है कि आप बड़े एक असूल परस्त पाकिस्तानी और बड़े नज़रियाती पाकिस्तानी नज़रिया, ये दो कौमी नज़रिया की क्या डेफिनेशन आपके नज़दीक? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है कि आप यानी ये सवाल कर रहे हैं। ये इसलिए कि आज करने की ज़रूरत है, अगर सवाल ना करेंगे तो लोगों तक नहीं बात जाएगी। हकीकत ये है कि दो कौमी नज़रिए का मतलब ये है कि इस नीम बर्रे आज़म में, जिसे हम पहले हिंद कहते थे लेकिन अब हिंदो पाकिस्तान है,
दो कौमें रहती थीं, रहती हैं और रहती रहेंगी, हिंदू और मुसलमान। बेशक सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, आपको पारसी दो भी बड़ी हैं, कौमें, लेकिन बड़ी कौमें जो दो हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं। तो हमारा ये कहना था कि ये दो कौमें जो हैं ये एक कौम नहीं हो सकती। जब पाकिस्तान बन रहा था तो इसमें कोई शक नहीं कि उलमाए कराम भी देवबंद के बिलखसूस, देवबंद के, जी हाँ, जी, वो कहते थे कि भाई मुतहदा हिंदुस्तान में भी हम नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही था उनका मौका। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं, ये आप अलग जब तक पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, उन्होंने नाम नहीं दिया, नाम तो बाद में आया, खिता एक अलग नहीं लेंगे, एक अलग यानी मुल्क नहीं बनाएंगे जो इस्लामी मुल्क होगा, जो मुसलमानों का मुल्क होगा। आप इस हिंद में तरक्की नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी आज़ादाना नहीं गुजार सकते। चुनांचे उन्होंने ही कायद आज़म को ख़त लिखा और बुलाया और कहा आप वापस आइए और मुस्लिम लीग की रहनुमाई फरमाइए। और चुनांचे वो उन्होंने उनकी बात मान ली, वापस आए। पीराना साली के बावजूद, अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की रहनुमाई की। बम्बई से लेके खैबर तक खबर सफ़र किया और उन्होंने 40 में इसी लाहौर में रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं पास हुई और अल्लाह ताला के फजल करम से 47 में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो कौमी नज़रिया जो है ये बुनियाद है पाकिस्तान की कि हिंदू और मुसलमान अलग कौम है और ये एक कौम नहीं हो सकती। जब तक हम इस नज़रिए पे कायम हैं पाकिस्तान कायम रहेगा। जब हम ये छोड़ देंगे तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है। ये सियासी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ जी। अगरचे वो हमें ख़त्म करने के लिए अब पानी की जंग उन्होंने शुरू कर दी है और हमारे पानियों पे उन्होंने बंद बांध कर हमारे दरियाओं को आपने देखा खुश कर दिया कि खुश कर दिया, नदी नाले बना दिए। मैं कल ही इत्तेफाक से इस्लामाबाद से बाई रोड वापस आया हूँ तो आप देखें, मैंने देखा जेहलम खुश्क है, चनाब खुश्क है, रावी तो पहले खुश्क था जी। जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और अगर आप खुदाई करेंगे, पहले अगर 60 फुट पे पानी आता था तो अब 100 फुट पे भी पानी नहीं आता। नमी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। कल ही खबर छपी थी कि सिंध में ये ज़मीन में नमी कम होने की वजह से 40% गंदम जो है वो कम होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने पानी की जंग का आगाज़ कर दिया है। और मगरबी दानश्वर भी लिख रहे हैं कि आइंदा जंगें जो हैं वो पानी पे होंगी। खुदा ना करे, क्योंकि हम दोनों एटमी कुव्वत हैं और एटमी अगरचे मैं इसके हक में हूँ। मैं ये पूछने वाला था, आपकी स्टेटमेंट आई थी कि एटम बम बनाने के लिए नहीं है, चलाने के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। आप एटमी जंग के हामी हैं? मैं इसलिए हामी हूँ कि अगर आपने ज़िंदा रहना है तो बजाय इसके कि आप 10 साल या 15 साल बाद प्यासे मरें या भूखे मरें या आपको गंदम ना मिले या आपको रोटी ना मिले, तो बेहतर है कि आज आप जो आपके पास घोड़ा है, इस्लामी अल्फाज में कुरान मजीद कहता है कि आप अपने घोड़े तैयार रखें। आजकल के घोड़े न्यूक्लियर बम हैं, मिसाइल्स हैं, तो इन्हें आप इस्तेमाल करें। दुश्मन से कहें कि बाज आ जाओ, वरना हमारा घोड़ा आपके तमाम डैमों को तबाह कर देगा। मैं इस बात का हामी हूँ। लेकिन इनका वजूद होना ही तो एक डिटरेंट तो है ना, तो इसके कहने की भी ज़रूरत है। डिटरेंट तो ये है, लेकिन जब तक आप भीगी बिल्ली बनकर हर बात सुनते रहेंगे तो फिर आप किस तरह, यानी वो हो या ना हो, एक
बेकार चीज़ है। मतलब आपका मौक़िफ़ वैसे ही है जैसे अमन निजादी का इजराइल के हवाले से है अपने न्यूक्लियर बम हाँ जी, या मिसाइल, कि आप एक रेडिकल लाइन लेके भारत की जो एग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। हाँ, एग्रेसिव का जवाब एग्रेशन से दिया जा सकता है, वो सर झुका कर नहीं दिया जा सकता, वो गुलामी की निशानी है। अच्छा, ये इस पर चूंकि बड़ी बहस हुई थी आपकी स्टेटमेंट पर और मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि लोग कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वार हुई तो इतना नुकसान है कि कुछ बचेगा ही नहीं दोनों तरफ से। मैं इसलिए नहीं मानता, अमेरिका ने पहली बार बम इस्तेमाल किया है और आखिरी बार भी, उसके बाद एटम बम इस्तेमाल नहीं हुआ। जापान में जी, दो शहर तबाह हुए, जी, हिरोशिमा, नागासाकी। नागासाकी। और आज आप देखें कि वही जापान जो है वो अमेरिका को अपना माल सप्लाई करता है। सबसे सस्ता माल अमेरिकन मार्केट्स में जापानीज है। जापान ने उसी तरह तरक्की की है जिस तरह वो पहले कर रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एटम बम एक गिरेगा, दो गिरेगा, बारिश नहीं होगी, दोनों तरफ गिरेगा। दोनों तरफ से। अच्छा, बड़ी रेडिकल लाइन है। हाँ जी। अच्छा, ये जो एटम बम गिरने की लाइन है इससे पाकिस्तान का इमेज और बर्बाद नहीं होता पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तान के बारे में आगे ही बड़ा तासुर है कि एक वायलेंट स्टेट बनता है। अमेरिका सबसे बड़ा एटम बम रखने वाला मुल्क है, बिल्कुल दुरुस्त है, तादाद के लिहाज से। बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी शोहरत तो ख़राब नहीं होती, हमारी शोहरत यानी वो दुनिया की ताकत के मालिक है ना, इसलिए। तो हम भी दुनिया की ताकत के मालिक क्यों ना बने। अगर ईरान जो है, अब पता नहीं उनके पास एटम बम अभी है या नहीं है, लेकिन उनका डेटरेंट लेकिन तो वो बन गया। डटा हुआ है। अब अहमदीनजाद अमेरिका पहुंच गए हैं, उन्होंने वीज़ा दे दिया उन्हें। एनपीटी कॉन्फ्रेंस में। हाँ जी। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जुर्रत इजहार होनी चाहिए। दुश्मन जो है, जब तक आप बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, वो नहीं होता। अच्छा निज़ामी साहब, मैं थोड़ा फिर माजी में जाता हूँ। 80s में ऐसे ही हमने, सोवियत यूनियन ने जब इन्वेजन की अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान ने जहाद किया। कुछ लोग कहते हैं कि आज पाकिस्तान जिस वायलेंस का शिकार है इसकी वो पॉलिसी थी जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज़ियाउल हक ने करार दिया। ये कहीं वैसा ही आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं है फिर उसकी? देखिए, पाकिस्तान ने जहाद करके रूस को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। निकाला या नहीं निकाला? दुरुस्त। रूस दूसरी बड़ी ताकत थी दुनिया की। जी। अब अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठा है, वो ये पंगा क्यों ले रहा है? कहाँ, रूस तो फिर भी यानी नेक्स्ट डोर है ऑलमोस्ट। ठीक है, दरिया आमू के पार था। हैं आज ये। ठीक। तो अमेरिका तो पता नहीं ठीक है। 10,000 मील है या 20,000 मील है, मैंने कभी नापा नहीं। हाँ, 7,000 से तो ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन वो भी यहाँ आजकल तशरीफ़ फरमा हैं, और आज ही खबर आई है कि इतने हज़ार अमेरिकन फ़ौजी और आ रहे हैं अफ़गानिस्तान जी, में। दुरुस्त। वो दरअसल पाकिस्तान के पास जो कंबल है एक, जिसका नाम एटम बम है, उनकी नज़र उस पे है। वो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत नहीं देखना चाहते, और अफ़गानिस्तान में बैठ के एक तरफ वो ईरान का मुकाबला करेंगे और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। उनका निशाना इस्लामी दुनिया है या इस्लाम है। वो इस्लाम को, रिसोर्सेज नहीं है इस खत्ते के जो सेंट्रल एशिया में हैं, रिसोर्सेज जो मिडल ईस्ट का तेल है, जो इस खत्ते के रिसोर्सेज हैं, उन पर भी तो कब्जा है ना। खाली इस्लामी ममालिक होना तो नहीं शायद अहम नहीं होगा, दुरुस्त है। इस्लामी ममालिक के पास रिसोर्सेज 50 हैं या 55 हैं, जी, मोर देन 50 हैं। मोर देन 50 हैं, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं हुई कि वो मीटिंग बुलाएं, इकट्ठे हों और अपना इत्तेहाद करें। अरबी अजमी का इख्तलाफ जो है या इम्तियाज़ है वो ख़त्म करें। वो एक दुनिया की क़ुव्वत बन सकते हैं। अगर वो ये काम करें तो पाकिस्तान जो है वो, जी, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये क़ुव्वत मुहैया कर लीड सकता कर है, सकता है। जो अमेरिका इस वक्त अपने आप को एक बड़ी क़ुव्वत बना बैठा है। पाकिस्तान ने 70s में ये किया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई इसी शहर में, और हमने देखा कि इस्लामी बैंक की बात हुई, इस्लामिक इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात हुई, और न्यूक्लियर बम भी उसके बाद फिर मार्ज़ वजूद में आई सारी पॉलिसी। तो
आप चाहते हैं कि उस किस्म की पॉलिटिक्स की रिवाइवल हो जो 70s में पाकिस्तान ने की थी इस खित्ते में और इस्लाम के हवाले से? देखिए, जब तक इस्लाम का इत्तेहाद नहीं होगा, आप जहाँ तक इस्लामी ममालिक का ताल्लुक है, ग़ुलामी की ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं, आज़ादी की ज़िंदगी नहीं गुजार अच्छा। सकते। लेकिन उसकी सज़ा भी मिलती है। भुट्टो को सज़ा मिली, जी फांसी चढ़े। जी बिल्कुल। शाह फैसल शहीद हुए। शाह फैसल शहीद हुए। बिल्कुल सही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप तैयार ना हो, ये आप मंजिल हासिल नहीं कर सकते मरने मारने के लिए। अच्छा, ये जो एटॉमिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसके साथ इकोनॉमिक पावर भी तो पाकिस्तान को बनना चाहिए था ना, हम उसमें बड़ा पीछे रह गए। कॉन्ट्राडिक्शन है ना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को बने 62-63 साल हुए। इसमें से जो अक्सरियत है सालों की, वो फौजी हुक्मरानों की है, जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। जी दुरुस्त। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जनरल कियानी को अभी तक अल्लाह ताला ने ये तौफीक नहीं दी कि वो आकर कहें मेरे अजीज़ हम वतनों, अच्छा। और पाकिस्तान बचा हुआ है। लेकिन जो सवाल आपने किया है उसकी वजह यही थी कि यके बाद दीगरे मुख्तलिफ डिक्टेटर आते रहे और उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मुल्क जो हैं वो जमहूरियत से, अवाम के तायद व हमायत से तरक्की करते हैं। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो सकता था, अब भी है, बशर्ते कि हमारी इकानमी मसलन ज़राअत है। अगर हम जो जागीरदारी निज़ाम के शिकंजे में जकड़ी हुई है। हाँ जी, उसे हम अगर, क्योंकि हर जागीरदार ने फौजी हुकूमत को सपोर्ट किया, सब सारे फ्यूडल्स ने ऑलमोस्ट सब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जमहूरियत भी लाजमी है और उसके साथ साथ तभी आप तरक्की कर सकते हैं। और फौज भी ज़रूरी है, लेकिन फौज, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, उसका सियासी रोल नहीं होना चाहिए। उसका सियासी रोल नहीं होना चाहिए, उसका दिफाई रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है उसके लिए फौज ज़रूरी है। उसकी कहीं ये वजह तो नहीं निज़ामी साहब कि फ़ौज बार बार इसलिए आती है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो स्टेट क्राफ्ट है, उसमें इतना वैक्यूम है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो प्रॉपर तौर पे परफॉर्म नहीं करती, तो मिलिट्री को जो उनसे बोनापार्टिज्म करना पड़ता है, फिर वो आ जाते हैं एक जवाब पैदा करके। बिल्कुल। डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को अपने आप को मोर डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक कौम बने, पाकिस्तानी कौम। अच्छा। सिंधी न बने, पंजाबी न बने, बलोची न बने, पठान न बने। लेकिन निज़ामी साहब ये कौमें तो पहले वजूद थी ना, इन्होंने तो पाकिस्तान बनाया, सिंधियों ने, पंजाबियों ने, बलोचियों ने, पश्तूनों ने। लेकिन पाकिस्तान बनाने के बाद वो पाकिस्तानी बनने की बजाय दोबारा यानी सिंधी, पंजाबी और पख्तून बन गए। आपका मतलब है एक कौम परस्त रवैया होना चाहिए रियासत का और अवाम का। लेकिन मैं यही पूछ रहा था कि फ़ौज को रोकने का सिर्फ ये एक रास्ता तो नहीं था, जैसे आर्टिकल 6 लिखा और फौज फिर आई, उसके बाद फिर 99 में आए परवेज मुशर्रफ साहब। कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं इवॉल्व हो सकता आपका, चूंकि तजर्बा है सियासत और सहाफ़त को आपने अमली तौर पर देखा है, ऐसा क्या निज़ाम इवॉल्व किया जाए कि फ़ौज रुके आइंदा आने से? मैंने कई बार लिखा है जी फरमाएं। कि सियासी पार्टियां जो हैं या जो सियासतदान हैं वो एक अजलास बुलाएं अच्छा, सारी, और वो हल्फ उठाएं कि आइंदा हम किसी डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता डिक्टेटरशिप आती है तो हमारी पार्टी का कोई लीडर, कोई रुकन उसका वज़ीर नहीं बनेगा। लेकिन इसका जवाब मुझे कभी पॉजिटिव या प्रैक्टिकल नहीं मिला, किसी जमात से भी नहीं मिला, छोटी जमातों से भी नहीं, छोटी से भी नहीं मिला, जमात इस्लामी से भी नहीं मिला, अच्छा, मुस्लिम लीग नून से भी नहीं मिला। कुछ अर्सा पहले हमने बड़ा देखा कि मुस्लिम लीग जो है मुख्तलिफ धड़े, उसकी यूनिफिकेशन के लिए आप बड़े मुतहरिक थे। आप मायूस हो गए हैं या अभी? नहीं, मैं मायूस नहीं हुआ, लेकिन ये मैंने देखा है कि फ़िलहाल ये काम मुश्किल है और उसकी राह में सबसे बड़ा जो पत्थर हायल है उसका नाम नवाज शरीफ है। अच्छा, आपकी तो बड़ी उम्मीदें थी उस पर।
कि वो शायद पत्थरनी सपोर्टर होंगे। उन्हें मैंने नज़िया पाकिस्तान में बुलाया, अच्छा। चौधरी शुजात हुसैन को बुलाया, और तीसरा बड़ा धड़ा जो है वो पीर साहब पगाड़ा शरीफ का है। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर नहीं आ सकता, लेकिन मेरा नुमाइंदा आएगा, वो मेरी तरफ से बात करेगा। पगाड़ा साहब का? जी हाँ, मैं ना कोई ओहदा चाहता हूँ, ना मैं कोई ऑफिस चाहता हूँ, मैं मुस्लिम लीग को एक चाहता हूँ। अच्छा। और अगर मुस्लिम लीग एक होती है तो फिर या फंक्शनल मुस्लिम लीग जो है वो उसका हिस्सा होगी। तो शुजात भी आए। वो तैयार थे यूनिफिकेशन के लिए? वो तैयार थे। अच्छा। मियाँ साहब से भी मैंने कहा कि भाई किबला ये वही चौधरी शुजात हैं जिनके घर आप इस्लामाबाद ठहरा करते थे। ठीक है, ऐसे ही है। फैमिली। ठीक बात है। तो उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वही काफ़ी है उनके लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मादर जमात है। उन्हें फिर भी अगरचे ये उन लोगों में नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान मियाँ साहब जो उनसे बनाया था, उस मियाँ जनरेशन साहब से की पहली जमात जो है वो तहरीक इस्तकलाल थी। उनके पहले लीडर असर खान थे। दुरुस्त है। हजरत कायद आजम नहीं थे। ठीक बात। या उनकी जमात मुस्लिम लीग नहीं थी। इसके बावजूद अब वो माशाअल्लाह कायदे मुस्लिम लीग है। तो मेरा ख्याल है कि अब भी अगर वो इनिशिएटिव लें तो ये काम जो है मुश्किल नहीं है। वो कहीं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का फिर शिकार तो नहीं हो गए जैसे जहाँ की साउथ एशिया की जमातें होती हैं? वो तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल वो अपनी ज़ात में ज़्यादा यकीन रखते हैं और वो रुकावट है। वो रुकावट है। और इधर चौधरी परवेज़ इलाही वो रुकावट वो रुकावट है। व्हाट अबाउट चट्टा साहब का जो ग्रुप है? हाँ, वो तो पुराने मुस्लिम लीगी हैं। चट्टा साहब का तो ये गिला है कि आपने हमें तीनों या तेरों में शुमार नहीं किया। अच्छा। तो आपने रब्ता किया उनसे हाँ जी, उस यूनिफिकेशन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। उनका रिस्पांस क्या था? अब यानी आपने कॉलम मेरा ख्याल है गुज़श्ता 2-4 रोज़ में छपे हैं, उनके दोस्त या साथी हैं वो कॉलम लिखते हैं। उनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल वो कॉलम मौजूद हैं चट्टा साहब की तरफ से कि उन्हें आपने शामिल नहीं किया था उस वक्त, उन्हें करना चाहिए और वो इंशाअल्लाह उसका हिस्सा होगा। ये किस नहज पे है आपकी ये एफर्ट मुस्लिम लीग को यूनिफाई करने के लिए? इस वक्त आप कोशिशों में हैं मसरूफ के? मेरा ख्याल है कि इस वक्त मियाँ साहब लंदन में है। अच्छा। उनकी बेगम साहब का बड़ा सीरियस ऑपरेशन हो रहा है। हाँ जी। 2 बार होगा वो जी। स्पाइन का हाँ ऑपरेशन। जी। तो अल्लाह करे वो सेहतमंद हो के वापस आएँ, तब मौसम भी ज़रा अच्छा हो जाएगा तो उन्हें इंशाअल्लाह दोबारा कायल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पंजाब में तो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, कुछ लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी मियाँ शहबाज शरीफ पर, और अब एक राय आई है कि ये जो गुड गवर्नेंस सिर्फ एक नारा ही था और पंजाब की हुकूमत किसी और हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसकी क्या वजह है? इनके पास टीम नहीं है या तैयारी नहीं करते, उसी तरह आ जाते हैं और वही पहले वाले लोगों को लेते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? हुकूमत इतना डिलीवर करने में कामयाब क्यों नहीं हुई? ये वजूहात मिली जुली हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी नहीं तो एक वजह ये भी है कि उनके एलाइज जो हैं वो पीपल पार्टी है। अब पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग यहाँ यानी वजारत बना के बैठे हैं, सेंटर में वो अपोजिशन में, फ्रेंडली अपोजिशन में है। अच्छा, आप उसको फ्रेंडली अपोजिशन कहते हैं? मैं कई बार कहता हूँ कि भाई बंदा खुदा, अगर आप यहाँ कोalition बना के बैठे हैं तो आप वहाँ भी जो वज़ीर आपने विड्रॉ किए थे उन्हें वापस भेजें, उनसे भी पूछें कि आप दोबारा वज़ीर बनना चाहते हैं। वो सारे तैयार हो जाएंगे, वो जरूर चाहेंगे। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ अजीब सी पॉलिसी है। ये क्या कोई इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है इनके? क्या प्रॉब्लम है? सेल्फिशनेस है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, या बड़े शेडो हैं अपने? थॉटलेसनेस भी है। अच्छा, थॉटलेसनेस भी है। मियाँ शहबाज शरीफ तो बड़े जालब की नज़में पढ़ते हैं, हम तो समझते हैं कि बड़े इनकलाबी हो गए हैं। इनकलाबी तो है जी। अच्छा, इनकलाबी हैं? हाँ, इनकलाबी हैं। उनका बस चले तो वो तो कहते हैं कि खूनी इनकलाब आएगा,
मैंने उनसे कहा था कि आप नहीं जानते खूनी इनकलाब उनके पास आया। कार्डर है खूनी तो उसका इनकलाब क्या ये नहीं, आप कहाँ होंगे मैं कहाँ होऊंगा। वो तो अनारकी की तरफ नहीं ले जा रही ऐसी सारी स्टेटमेंट जो वायलेंस को इनकलाब से ताबीर कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये अनारकी है, क्योंकि इनकलाब के लिए तो एक जमात चाहिए, क़यादत चाहिए, फिक्र चाहिए, तो इन जमातों के पास तो कोई मौजूद हाँ, नहीं। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है कि बिजली की वजह से इनकलाब आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं कि आ सकता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये सूरत हाल, यहाँ खुदा न खास्ता फ्रेंच टाइप रेवोल्यूशन आएगी। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। तो इसका पाकिस्तान में किसी नई फिक्र की जरूरत है, एक नए सिरे से पाकिस्तान का नया सिंथेसिस दिया जाए कि इंटरनल प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि यहाँ की मैं ये समझता हूँ कहीं हमारी इंटेलिजेंसिया की नालायकी तो नहीं है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की तब्दीली वहाँ के दानिश्वर होते हैं, हमारे दानिश्वर शैडो तो नहीं है। दानिश्वर भी नाम के दानिश्वर, ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आपका तो बड़ा माशाल्लाह तजुर्बा है। तो मेरा तो ख्याल है आप देख लें, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं हमारे इमरान खान साहब, पता नहीं अब कितने साल हो गए, 14 साल हो गए। हाँ, 97 से पॉलिटिक्स में। हाँ जी। या तो जो उन्होंने अचीव किया आपके सामने है, अभी तक एक सीट नहीं जी, पहले यानी बाइकाट किया, अब वो मिड टर्म इलेक्शन चाहते हैं। वो उनका वीएन महदूद है, क्या वजह है? जमात इस्लामी का भी यही हाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक ये लीडर हजरात जैसे भी हैं इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तामीर के लिए काम करना है, बड़ा मुश्किल है। कौम को पहले कौम बनाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या मौक़िफ़ है खैबर पख्तूनख्वा के इशू पर, ये जो सूबा बना उसका नाम रखा गया? देखिए मेरे भाई, ये उन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। पाकिस्तान जब बन रहा था 47 में जी, तो हज़रत कायद आज़म ने पेशावर जाकर उसका नाम सूबा सरहद रखा, जो अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम है। ये ठीक है, पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि ये अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम है। फिर उस सूरत में पंजाब भी अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम है, सिंध भी अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम है, बलूचिस्तान भी अंग्रेज़ का दिया हुआ नाम है। बहरहाल जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, रेफरेंडम उन्होंने मांगा। अच्छा, कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते, रेफरेंडम कराएं। रेफरेंडम में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया और सूबा सरहद उसका नाम था। उन्होंने उस वक्त का बदला आज लिया है। जब उनकी वजारत बनी है तो उन्होंने उसका नाम पख्तूनख्वा रख दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लीडर या तो तारीख से वाकिफ़ नहीं है, सियासी तारीख से जी, या उन्हें इल्म नहीं है, या उन्हें परवाह नहीं है, या उन्हें ये पता नहीं कि इसके क्या यानी असरात क्या मुरतब होंगे। मतलब तो ये एक डेंजरस साइन है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमरीकी एजेंडे में है कि अफगानिस्तान के साथ बड़े पश्तून रीजन मिला के एक बड़ा अफगानिस्तान बनाया जाए, पख्तूनिस्तान या अफगानिस्तान बनाया जाए। उस एजेंडे का हिस्सा लगता है आपको? बिल्कुल। और ये जो नए सूबों की एकदम बात उभरी, जहाँ पे इतना बड़ा बहरान है बिजली का, रोटी का, पानी का, कह रहे हैं ये क्या इशू है? आप इसको किस नजर से? लोग ये कह रहे हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। तो मैंने लिखा कि भाई ये फिर सूबास्तान हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा। सूबा अगर बनाते हैं तो उसमें सेक्रेटेरिएट होगा, वज़रा होंगे, गवर्नर होगा जी। ये अखराजात आपके बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अखराजात पहले ही चूँकि इतने बड़े हुए हैं कि महंगाई है, लोग कहते हैं कि अपने दौरे कम करें, फिर अखराजात कम करें, अखराजात कम करें। फिर फर्ज कीजिए कि सराइकिस्तान का गवर्नर जो है वो भी दौरा शुरू कर देता है, जी, पोठवार का कर देता है, पोठवार का भी शुरू कर देता है। जी। ये हमारे दुरानी साहब बहावलपुर को सूबा बनाना चाह रहे हैं, शायद वो खुद वहाँ ये नहीं हुक्मरान होना चाहते हैं, उनकी पता नहीं वहाँ दाल कैसे गल रही है। लेकिन बहरहाल तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अखराजात
इतने मल्टीप्लाई करेंगे कि आप हद्दो हसाब। कुछ लोग इसको कहते हैं कि बैल्कनाइजेशन करने के लिए कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अत्तल पत्तल करना चाहती हैं, तो ऐसे इश्यूज खड़े कर रहे हैं कि सूबों का इशू खड़ा किया जाए। बिल्कुल वो वजह तो नहीं है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर ये सबूत हैं कि हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व है और इवन के इसराइल भी इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के मामला में। अब देखिए ना, वहाँ पख्तूनों का होगा, बलोचों का होगा। पुराने लोग तो ब्राह्वी हैं वहाँ के। हाँ जी, सूबा तो वो दरअसल बरोइयों का है। इस सारी तब्दीली के लिए आप किस किस्म का एजेंडा हो तो पाकिस्तान में एक भरपूर अवामी तब्दीली आ सकती है? वो तभी है कि हम बैक टू इकबाल एंड कायद। अच्छा, उनका जो विजन है, उनका जो नज़रिया है, उसमें इस्लाम भी है, जमहूरियत भी है। उसमें आप इकबाल को पढ़ें, उनके अगर जो ये तहरीरें हैं शायरी के अलावा, हाँ जी, वो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका हल भी बताते अच्छा। आप नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के भी सरपरस्त हैं? जी, मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन। नजरिया पाकिस्तान कहते हैं, मियां इफ्तिखारुद्दीन की टर्म थी, उन्होंने कॉइन की, जो एक प्रोग्रेसिव आदमी थे 50s में, उन्होंने ये टर्म कॉइन की। ये मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, ना हमारा कोई मियाँ साहब से, अच्छा, हमारी उनकी इलाक सलाक दोस्ती ज़रूर थी, लेकिन अच्छा। जो अल्लामा इकबाल और हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे। ये दोनों मसलन मैंने जो इनका मुताला किया, अतातुर्क से बड़े मुतासिर थे। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वो एक ये तो मुल्ला के खिलाफ थे। एक मॉडर्न इस्लामिक डेमोक्रेटिक सोशल वेलफेयर स्टेट। आप एक सोशल डेमोक्रेट स्टेट बिल्कुल, सोशल वेलफेयर, जो मॉडर्न स्टेट हो, हाँ जी। लेकिन उसमें आप थ्योरोक्रेसी के हामी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि इकबाल और जिन्ना जो थे, ये तो मैंने तो थ्योरोक्रेसी। मौदूदी साहब से कहा था, आपने 46 में इंतखाबात में गैर जानबदार रहकर हमारी पीठ में छुरा घूंपा था। अगर खुदा न खास्ता आपके वोट डिसाइसिव होते तो आप पाकिस्तान खुदा न खास्ता ना बनने के जिम्मेदार होते। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हम इस घर को बनाने में तो शरीक नहीं थे, लेकिन अब घर बन गया है तो हम बताएंगे किसे कैसे चलाना चाहिए, तो हम ये हक आपको देने को तैयार नहीं है। बड़ी मेहरबानी निज़ामी साहब, इस शदीद गर्मी में आपने वक्त निकाला और अपना कीमती वक्त निकाला पीटीवी के लिए। मैं अपनी तरफ से और सारी टीम और पीटीवी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और मुदीर नवाए वक्त जनाब मजीद निज़ामी। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।